नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं आज ज्योग्राफी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति के टॉपिक को लेकर के आया हूं। और आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है, जो हम लोग भारत के मानचित्र पर भी देखते हैं कि पश्चिमी घाट जो है वो भारत का जो हम मानचित्र जब बनाते हैं तो भारत के मानचित्र पर ये पश्चिमी भाग में यहाँ से यहाँ तक ये जो है, अगर हम लोग यहाँ नर्मदा मान लें, ये ताप्ती मान लें, तो ताप्ती से लेकर के कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई जो है वह है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। चौड़ाई जो है इसकी, अब औसत चौड़ाई अगर मान के चले तो 80 किलोमीटर है। और उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो पश्चिमी घाट है यह संभवतः वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। यह क्या है? संभवतः वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यह दक्षिणी पठार का ही खंडित भाग है। दोनों दक्षिण पठार है उसी का ये खंडित भाग, और ये खंडित भाग क्या है? अपर्दित किनारा है और ये लगभग खड़ा है। तो ये पश्चिमी घाट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो पश्चिमी घाट की उत्पत्ति जो है क्रिटेशियस युग में, जब हम लोग जानते हैं, या एक वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग आगे में, कि जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जब हम लोग बात करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी एरा उसमें आता है, पहले नीचे से अगर बात करें हम लोग पुराने में, तो पुराने में हमारा आता है ट्रियासिक आ जाता है। ट्रियासिक के बाद जब बात करते हैं तो आता है जुरासिक आता है। और जुरासिक के बाद जब तीसरे की बात आती है नवीनतम में, तो आता हमारा क्रिटेशियस। तो हुआ क्या कि जब उत्पत्ति की बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की उत्पत्ति में हम देखते हैं कि क्रिटेशियस युग में यह जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उससे यह अलग हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से भारतीय प्रायद्वीप जो है अलग हो जाता है, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति होती है। और कालांतर में यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत जो भारतीय प्रायद्वीप है वह धीरे धीरे अफ्रीकी महाद्वीप से अलग होता जाता है, और जो गैप उत्पन्न होता है अफ्रीका एवं भारतीय प्रायद्वीप के बीच, उस गैप पर जल भर जाता है, जो कि हमारा अरब सागर बन जाता है। अब इससे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ये पश्चिमी घाट की कैसे विकास और डायग्राम से समझते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं कि जो अफ्रीका से अलग हुआ, जो भारतीय प्रायद्वीप है वो यहाँ से यहाँ तक था। अब भूगर्भीय हलचल हुई और ये भाग यहाँ से नीचे की तरफ ये खिसक गया। तो जब नीचे की तरफ खिसक गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रकार से भ्रंश का निर्माण हो गया। यही भ्रंश का निर्माण जो है हमारा पश्चिमी घाट बनता है। यही भ्रंश क्या होता है, हमारा पश्चिमी घाट बन जाता है। अब जब इसका, अगर हम लोग इसके अफ्रीका से जब आगे बढ़ने की तरफ क्रम को देखें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो था अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्या होता है कि ये भारतीय प्रायद्वीप अलग होता है। अलग होने के बाद ये 71 मिलियन वर्ष पहले जो क्रिटेशियस का समय था वहाँ से ये शुरू होता है, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते जो है ये आगे की तरफ चलते जाता है, और वर्तमान में जो है अभी जहाँ हम जो स्थिति है वहाँ पर ये पहुँच जाता है। और इस क्रम में जो गैप उत्पन्न होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो गैप उत्पन्न होता है इस पर क्या हो जाता है, अरब सागर का निर्माण हो जाता है। अब ये है कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग जो है उसमें लंबवत संचरण के कारण जो होता है वो नीचे की तरफ धंस जाता है, और धंसने के कारण जो है पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है वो तीव्र ढाल का बन जाता है।
और होता क्या है कि क्रिटेशियस और इयोसीन काल में, जो क्रिटेशियस और इयोसीन काल होता है, चूँकि हमने पहले ही बता चुका हूँ, अगर पुराने की तरफ से जाएं हम तो ट्रासिक आता है, उसके बाद जुरासिक आता है, उसके बाद क्रिटेशियस आता है, क्रिटेशियस के बाद इयोसीन आता है। तो देखा जाता है कि पश्चिमी घाट पर क्रिटेशियस इयोसीन काल में लावा का उद्गार उसके उत्तरी भाग में होता है और पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है लावा से ढक जाता है। और ये लावा का उद्गार जो है, जो क्रिटेशियस इयोसीन काल में जो लावा का उद्गार होता है, वह मुख्यतः देखा जाता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में ही मैक्सिमम इसका निक्षेप देखने को मिलता है। अब आते हैं कि पश्चिमी घाट का स्वरूप कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, स्ट्रक्चर संरचना कैसी है, स्वरूप नहीं, पश्चिमी घाट की संरचना कैसी है। तो संरचना को हम लोग पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, दूसरे को बोलते हैं मध्य सह्याद्री, तीसरे को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री जो है, उत्तरी सह्याद्री की उत्पत्ति जो है वो अरावली के समय लगभग हुई थी। जो अरावली के निर्माण का काल था, अरावली के निर्माण का काल क्या था, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, कई बार पूछता है। विश्व का प्राचीनतम पर्वत है दोस्तों अरावली पर्वत, इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्व का प्राचीनतम पर्वत। और अरावली का निर्माण कब हुई थी, अरावली का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। और प्री कैम्ब्रियन काल में ही एक पर्वत निर्माण की घटना होती जिसे हम लोग बोलते हैं चारनियन हलचल। तो उसी समय जो है पश्चिमी घाट का उत्तरी सह्याद्री जो है, उत्तरी सह्याद्री में लावा की बहुलता के कारण ज्वालामुखी अस्फलाकृति देखने को मिलती है, जिसमें कि मेसा एवं बूटी की प्रधानता है। अब आते हैं हम लोग मध्य सह्याद्री में। मध्य सह्याद्री की जब बात करते हैं तो इसमें ग्रेनाइट और नीस की बहुलता है, कहीं कहीं पर लावा की परत भी देखने को मिल जाती है। और जब हम दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री में ग्रेनाइट और नीस की बहुलता है। दोस्तों स्ट्रक्चर में एक बात को हम समझ लेते हैं, पहले ही मैंने 16 डिग्री अक्षांश की बात की, तो उत्तरी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के लगभग जो है 16 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, थोड़ा सा सह्याद्री के थोड़ा सा नीचे में ही। तो देखिए उत्तरी सह्याद्री में मैंने क्या बोला कि लावा की बहुलता है, मध्य सह्याद्री में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है, लेकिन उसको लावा चट्टान ने ढक लिया है। और दक्षिण सह्याद्री पर लावा का निक्षेप नहीं, यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की ही बहुलता है। ये हमारा है पश्चिमी घाट की संरचना। अब देखिए, अब हम आते हैं आगे की तरफ। ये हम देखें, जब संरचना की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में यहाँ इलाका जो है, यहाँ से ये इलाका, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। ये हमारा कहाँ है, ताप्ती से लेकर के गोवा तक का इलाका, और गोवा से लेकर के मंगलोर तक का इलाका है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य सह्याद्री। ये हो गया उत्तरी सह्याद्री, ये हो गया मध्य सह्याद्री। और ये मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। ये तो मैप जो है पूर्वी घाट का है। अब जो है बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर की जब बात करें हम लोग पश्चिमी घाट का, तो देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पश्चिमी घाट में कि धारवाड़ सिस्ट का बेल्ट कहाँ है। तो धारवाड़ सिस्ट की बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो धारवाड़ सिस्ट का बेल्ट का ये है। तो देखिए धारवाड़ सिस्ट, ये वाला इलाका जो है ये धारवाड़ सिस्ट बेल्ट है, इसके उत्तर में ही हमारा लावा है। लावा के यहाँ पर देखिए दक्षिण में क्या हो जाएगा, धारवाड़ सिस्ट की बहुलता हो जाएगी। उसके दक्षिण में ये सब जो है नीस है, ये सब क्या है, नीस है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो है चार्नोकाइट देखने को मिलता है। और ये जो है पश्चिमी घाट का ये भाग जो है पश्चिमी घाट का, तो ये पश्चिमी घाट है, लेकिन ये पश्चिमी तट का इलाका है जहाँ पर कुछ एलुवियल देखने को मिलता है। और ये सब सारा जो है फिर नीस है। तो इस संरचना को हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब पश्चिमी घाट से जो दिखाया गया है, यहाँ पर पश्चिमी घाट को दिखा दिया गया है। ये तो ऐसे ही रिवर के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ से याची रिवर और हेमवती और कावेरी नदी बहती है और साइमा रिवर। अब हम लोग आते हैं लैंडस्केप के बारे में कि उत्तरी सह्याद्री पर कौन से भूदृश्य देखने को मिलते हैं, दक्षिण मध्य सह्याद्री पर कौन से भूदृश्य देखने को मिलते हैं, और
मध्य सह्याद्री पर कौन से भूदृश्य देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा उत्तरी सह्याद्री है उस पर जो भूदृश्य देखने को मिलते हैं उस पर लावा की बहुलता है, और लावा ज्वालामुखी लावा की बहुलता के कारण यहाँ पर मेसा और बूटी की प्रधानता है। दोस्तों, मेसा और बूटी की चर्चा 2 बार हो चुकी है। अब ये मेसा और बूटी है क्या, ये हमें जानना जरूरी है। देखिए, जब लावा का उद्गार हो जाता है, यह मान लेते हैं कि लावा का उद्गार हुआ, ये सब सारा लावा उद्गार है, ये पूरा भर गया लावा से, और नीचे से ये सब क्या आ रहा है, लावा का उद्गार, ये ठप हो गया। और किसी कारण से यहाँ पर जब नदी की उत्पत्ति हो जाती है तो नदियाँ क्या करती है कि इसको काट देती है, जगह जगह से काट देंगे। ठीक है, अब ये जो पठार है यहाँ से यहाँ तक की है, ये जो है एक पठार जो विभक्त हो गया, एक अलग भाग हो गया, इसके बाद एक अलग भाग हो गया, ये एक अलग भाग हो गया, इस प्रकार से ये एक अलग भाग है। तो ये जो बड़े आकार में नदियों के द्वारा जो इस पठार को, एक यहाँ नदी है, एक यहाँ नदी है, ये बीच के ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं मेसा। लेकिन ये मेसा का जो यहाँ से यहाँ तक का आकार है वो नियत नहीं है। क्यों नियत नहीं है? क्योंकि नदी जब अपर्दन करती है तो धीरे धीरे अपना ये विस्तार करेगी। जब ये विस्तार करेगी तो इसका पठार का साइज देखिए धीरे धीरे छोटा होता चला गया, इतने में ही रह गया। जब मेसा का आकार छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बूटी। उसको क्या बोलते हैं? बूटी। अब देखिए, तो यही उत्तरी सह्याद्री मेसा और बूटी की बहुलता है। इसके बाद लैंडस्केप में क्या है, दर्रा देखने को मिलते हैं, जो हम लोग पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, ये पश्चिमी घाट हमने बना दिया, पश्चिमी घाट। ये हमारा यहाँ पे मुंबई है, ये हमारा मुंबई है, मुंबई। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक थालघाट दर्रा है और यहाँ पे एक जो है भोरघाट धारा है। थालघाट धारा जो है, दर्रा जो है मुंबई से नासिक के बीच, और भोरघाट धारा जो है मुंबई से पुणे के बीच सड़क मार्ग प्रदान करता है। मतलब कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये था उत्तरी सह्याद्री की विशेषता। इसके बाद उत्तरी सह्याद्री से देखें तो यहाँ से कृष्णा एवं गोदावरी जैसी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भी निकलती है। आपको पता है कि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब हम लोग आते हैं मध्य सह्याद्री पर। मध्य सह्याद्री में जब हम लोग बात करते हैं मध्य सह्याद्री की, तो मध्य सह्याद्री में देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से, गोवा से मंगलोर तक है। अब इस सह्याद्री पर अपर्दन की गहनता है। अपर्दन यहाँ पर ज़्यादा हुआ है मध्य सह्याद्री में उत्तरी सह्याद्री की तुलना में। जब चूँकि अपर्दन यहाँ अधिक हो गया है तो मध्य सह्याद्री पर असमतल भूमि देखने को मिलती है, कटी छटी भूमि को देखने को मिलती है, जिसे कि अंग्रेजी में हम अंडुलेटिंग टोपोग्राफी कहते हैं। ये देखने को यहाँ मिलता है। अब आते हैं दक्षिणी सह्याद्री पर। दक्षिणी सह्याद्री में क्या है, इसका विस्तार जो है मंगलोर से कन्याकुमारी तक चर्चा हो चुकी है। यहाँ की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत पनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री की विशेषता यहाँ पे है कि यहाँ पे सेनकोट्टा दर्रा पाया जाता है। सेनकोट्टा दर्रा, ये जो है अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे है सेनकोट्टा दर्रा। एक और है कि अत्यधिक ताप एवं वर्षा के कारण ये यहाँ पर जो है अत्यधिक ताप होती है, वर्षा होती है, तो नदियाँ जो जल लेकर चलती है, जिसके कारण अपर्दन काफ़ी तेज़ी से होता है। इस कारण यहाँ पे भी असमतल भूमि देखने को मिलती है। अंडुलेटिंग प्लेन जो है यहाँ भी देखने को मिलता है मध्य सह्याद्री की तरह। और जब अपर्दन होता है तो जो पश्चिमी घाट के ऊपरी सिरे होते हैं वो अपर्दित हो चुके होते हैं और इनका आकार जो है कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, और यहाँ पर वृक्ष भी पाए जाते हैं। दक्षिणी सह्याद्री में ही भारत का सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। और हमें याद है कि जो भारत की एक जो बायोडाइवर्सिटी से रिच एक क्षेत्र है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली, वो कहाँ पाया जाता है? वो भी कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी सह्याद्री में ही पाया जाता है। साइलेंट वैली भी दक्षिणी सह्याद्री में ही पाया जाता है। दक्षिणी सह्याद्री की एक और अति महत्वपूर्ण विशेषता है कि दक्षिणी सह्याद्री में 1067 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 1067 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 16 वन पाया जाता है। 16 वन पाया जाता है। ये जो है शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति है। मतलब दक्षिण भारत में 1067 मीटर की ऊंचाई पर जब चले जाते हैं, जैसे कन्याकुमारी की ऊंचाई जो 2695 मीटर है, उस इलाके में 1067 मीटर की ऊंचाई पर
मुलायम वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण प्रकार के वन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के वन को हम लोग क्या बोलते हैं? शोला वन। ये महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग बोलते हैं शोला वन। अब ये है कि हमारा ये हम जो चर्चा कर रहे थे इसमें ये है कि ये अनाई मोदी की स्थिति क्या है। अब देखिए, ये हम लोग बात करें अगर मैप पर हम लोग अगर देखें बारी बारी से, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हरिश्चंद्र रेंज है, यहाँ पे देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी है, या पालकोंडा है, यहाँ पे नीलगिरी है, यहाँ पर ये तो पश्चिमी घाट का है, ये पालनी तो खैर पूर्वी घाट का है। अब ये देखिए यहाँ पे अन्नामलाई है, इसी पर अनाई मोदी है। यहाँ कार्डेमम हिल्स है जो दिखाया हुआ है, अन्नामलाई, कार्डेमम हिल्स, हरिश्चंद्र, यहीं पर जो है अजंता शिखर भी है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर पर्वत श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। अब हम लोग आते हैं कि इसका पश्चिमी घाट का आर्थिक महत्व क्या है। तो पश्चिमी घाट का आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी घाट जो है सदाबहार वन का क्षेत्र है। यह क्या है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बागानी कृषि की जाती है, जल विद्युत पाया जाता है। हमको गरसोप्पा, होजनकल, ये सब कहाँ है? पश्चिमी घाट पे ही है। टोडा एक जनजाति है जो कि नीलगिरी पर पाई जाती है। वो हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा भी जाता है कि टोडा कहाँ पाई जाती है, तो टोडा नीलगिरी के पहाड़ी पाई जाती है और ये हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसका आर्थिक महत्व है पश्चिमी घाट का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पश्चिमी घाट के बढ़िया से पढ़ ले, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।